गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। और आज का सेशन है वो है सेशन 12। और इस सेशन में आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज डिस्कशन। इसमें कॉन्सेप्ट में आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी एंड सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कंप्लीट सेशन को देखिएगा। और एमसीक्यूज में आज 25 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो इसी पर बेस्ड होगा। मतलब आपके कंप्यूटर के सीपीयू, उसके बाद मेमोरी एंड सॉफ्टवेयर पर आधारित जो 25 क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कॉन्सेप्ट के बाद डिस्कस करेंगे। और फिर भी अगर किसी प्रकार की आपकी कोई डाउट रह जाएंगे तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा, मैं उसको क्लैरिफाई करते रहता हूँ। मुझे लगा कि कंप्यूटर नेटवर्क का अधिकांश चीज़ें हम लोग कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। और कुछ दिन बाद मैं और भी कुछ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा, उसमें से आपको कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। फिलहाल कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस आप किसी भी बुक मटेरियल जो आपके पास मैं जो सजेस्ट करता हूँ उसमें है, तो उसको सोल्व करके देखिए। और सेल्फ स्टडी आपको, जैसा मैंने बताया कि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके सफलता में आपकी सेल्फ स्टडी का रहेगा, 50% में गाइडेंस और हमारे सेशंस आपके काम आएंगे। तो उससे प्रैक्टिस करिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वगैरह वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी सेशंस होता है उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी। जैसे आप जानते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ, अगर कंप्यूटर सिस्टम की हम बात करें तो इनपुट आउटपुट, और मेजर पार्ट की अगर हम बात करें तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, यही होता है। आप लोग जानते हैं मेजर फंक्शंस भी हम कहें तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट के लिए हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार का इनपुट, प्राइमरी इनपुट डिवाइस तो आपका कीबोर्ड माउस है। प्रोसेस के लिए आपका प्रोसेसर है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्राइमरी क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर। और स्टोरेज, स्टोरेज के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो विदाउट मेमोरी विदाउट स्टोरेज, ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारा बॉडी है और हमारा ब्रेन नहीं है। ब्रेन भी है और ब्रेन में हमारी स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर कोई जो है ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म हो पाएगा। तो मेमोरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। मेमोरी इज प्राइमरली ऑफ थ्री टाइप्स। मेमोरी को तीन भाग में बांट दिया गया: कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहा गया कि इसके बिना आपका सीपीयू कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेगा, कोई टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा प्राइमरी मेमोरी के बिना, ये मोस्ट रिक्वायर्ड है। सेकेंडरी ऑप्शनल है, इसके बिना, इसका ज़रूरत तब पड़ता है जब हम किसी डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें सेकेंडरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने प्रकार की मेमोरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इमेज में मैं आपको दर्शा दिया हूँ, एक बार देख सकते हैं। इससे पहले यूज होता था टेप, डेटा को स्टोर करने के लिए। बट अब धीरे धीरे फिर आया क्या, सीडी और डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इन सब, ये सब टेक्नोलॉजी से बहुत बेटर चीज़ें आ गई। वो क्या आ गया, हार्ड डिस्क आ गया। ये फ्लॉपी भी पहले यूज होता था, फ्लॉपी डिस्क। बट हार्ड डिस्क, रैम, रोम। अब यहाँ पर रैम रोम प्राइमरी मेमोरी हो गया, बाकी सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव आ गया कि पोर्टेबल एक मेमोरी जो आप डेटा को कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसके लिए आप इजी है। मेमोरी कार्ड आ गया, जो मेमोरी कार्ड भी जस्ट लाइक पेन ड्राइव है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी मेमोरी आपके पास है, बट इसमें से हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो।
जैसे कैश मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के लिए। कैश मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जैसे अगर हम सीपीयू के पार्ट को समझें, प्रोसेसर। अब चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर केवल प्रोसेसर लिखता हूँ और यहाँ पर रैम लिखता हूँ। आपको पता है रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी, और प्रोसेसर को जब भी कोई डेटा को एक्सेस करना है तो रैंडमली वो किसको एक्सेस करता है, रैम को एक्सेस करता है और फिर डेटा को प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी रैम और प्रोसेसर के बीच में एक मेमोरी यूज किया जाता है, कैश। कैश मेमोरी का काम क्या है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर किया जाता है। बार बार प्रोसेसर को रैम में ना जा करके वो कैश मेमोरी के हेल्प से प्रोसेसर क्या करता है, उस टास्क को कंप्लीट करता है। और इससे क्या होता है, कैश मेमोरी से प्रोसेसर का एफिशिएंसी मतलब स्पीड और बढ़ जाता है। अब इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। सीपीयू का स्पीड अप कैसे करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाता है जिसका रिपीटिशन में ज़रूरत पड़ता है। ठीक, इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। सीपीयू यहाँ पर क्या हो गया, प्रोसेसर, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करता है। और आपको पता है कि बफर का मीनिंग होता है किसी भी डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के टाइम बस उतना ही देर तक उस डेटा की ज़रूरत है, उसको टेम्परेरी बफर करने को कहा जाता है। यहाँ पर क्या, कैश मेमोरी का काम है बफर करना। It is used to hold those part of data and program which are most frequently used। मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, प्रोग्राम के डेटा का उस पार्ट को ये स्टोर करता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय सीपीयू। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस दैम। अब आप कहेंगे कि सर ये डेटा को स्टोर कैश मेमोरी में कौन करता है, तो आपको पता है कि सारा टास्क तो हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये काम करता है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर करना, ट्रांसफर करने का काम किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो कैश मेमोरी का आपको पर्पस समझ में आ गया। द एडवांटेज ऑफ द कैश मेमोरी एज फॉलोज। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। अगर आपसे कहा जाए मेमोरी में सबसे फास्ट कौन सा होता है, तो कैश मेमोरी होता है। फास्टर देन मेन मेमोरी, रैम से भी फास्ट। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। एक्सेस टाइम मतलब कौन, जब भी प्रोसेसर इसको एक्सेस करना चाहता है तो इसमें टाइम कम लगेगा। ठीक, फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल डेटा यहाँ पर आता है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्परेरी यूज। तो क्लियर हो गया कैश मेमोरी का काम क्या है। कैश मेमोरी रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच काम करता है, टेम्परेली बफर करता है डेटा और प्रोग्राम को जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो, और इससे सीपीयू का स्पीड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, मेन मेमोरी। हाँ, अगर मेमोरी हायरार्की में आपके सामने दिया रहे कि फास्टेस्ट मेमोरी और कैश दिया रहे, रैम दिया रहे, हार्ड डिस्क दिया रहे, पेन ड्राइव दिया रहे, तो ऑब्वियसली क्या होगा आंसर, कैश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच द कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी में उसी प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है जिसको करेंटली प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा हो। ठीक है, मीन्स वंस, आप देखिए एक चीज होता है, जैसे ही कोई प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वंस द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी, प्रोग्राम को अगर मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, लोडेड इनटू मेन मेमोरी, इट बिकम प्रोसेस। तो आपसे जब पूछा जाए व्हाट इज प्रोसेस, तो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम विच इज अंडर एग्जीक्यूशन। मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई भी प्रोग्राम है तो उसी को प्रोसेस कहा जाएगा। तो यही तो टेक्निकल डिफरेंस होता है प्रोग्राम एंड प्रोसेस में। वंस द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी, इट मींस व्हाट,
मेन मेमोरी में इसलिए लोड किया गया कि वो अब एग्जीक्यूट होगा प्रोसेसर के द्वारा, एंड दैट्स वाई प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन इट इज लोडेड इन मेन मेमोरी। आई थिंक क्लियर हो रहा है। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। आप जानते हैं कि मेन मेमोरी जो रैम होता है, रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम जो होता है वो क्या है, ये वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब है इसको कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत है। अगर पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेटा इरेज हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि डेटा इज लॉस व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस से मिलके बना होता है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। अब एक बात आता होगा आपकी, मेन मेमोरी क्या फास्ट होता है? नहीं, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स फिर क्या है? रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस यूज्ड बाय प्रोसेसर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रजिस्टर भी क्या है? हाई स्पीड मेमोरी। आप ऐसे समझिए, कैश मेमोरी, जैसे आपको मैंने बताया कि कैश मेमोरी किसके किसके बीच काम करता है, तो मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। बट यहाँ पर रजिस्टर एक इंटरनल स्टोरेज हो गया प्रोसेसर का। मतलब प्रोसेसर एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स टास्क विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर से हेल्प से ही करता है, और इसलिए रजिस्टर्स क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशंस अगर पूछा जाए तो रजिस्टर्स है। रजिस्टर कैसे बनता है? तो रजिस्टर बनता है फ्लिप फ्लॉप से। और फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है? तो लॉजिक गेट से बनता है। लॉजिक गेट क्या है? तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। और फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शंस कौन सा रहता है? जो प्रोसेस होने वाला है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। ठीक, तो ये बेसिक बात पता है, लेकिन इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिवाइज करना जानना जरूरी है, तभी क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब देखिए, रैम में एक स्टैटिक रैम होता है। द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। हाउएवर डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वोलेटाइल नेचर। स्टैटिक रैम का मतलब है कि स्टैटिक मीन्स जब तक पावर सप्लाई दिया जाएगा तब तक डेटा इसमें रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई नहीं दिया जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। SRAM need not be refreshed on regular basis। स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। डायनेमिक रैम क्या है? मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा। दिस इज डन by placing the memory on a refresh circuit that rewrites the data several hundred times per second. DRAM is used for most system memory as it is cheap and small. डायनेमिक रैम का यूज ज़्यादा होता है। डायनेमिक रैम डेटा कैसे रिटेन करता है? बार बार उसको रिफ्रेश करता है। ठीक है, बार बार रिफ्रेश का काम कौन करता है? मेमोरी रिफ्रेश सर्किट यहाँ पर यूज किया जाता है डायनेमिक रैम में। अब रोम की अगर हम बात करें तो रोम में एक होता है एम रोम, जिसे मास्क्ड रोम कहा जाता है। द वेरी फर्स्ट रोम वेयर हार्ड वायर डिवाइसेस दैट कंटेन्ड अ प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस। देखिए, एक ऐसा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसा मेमोरी जिसके डेटा को इरेज नहीं किया जाता, और परमानेंटली जिस डेटा की ज़रूरत है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, सर्टेन डेटा ऐसा होता है जो बेसिक इनपुट आउटपुट से रिलेटेड डेटा है, बेसिक सिस्टम से रिलेटेड डेटा है। ऐसे डेटा को रोम में स्टोर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक सेटिंग होता है, तो ये रोम में स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि ये इरेज नहीं होता और परमानेंटली स्टोर्ड होता है। और इसी प्रोग्राम को कहा जाता है, मैंने कल के सेशन में या कल परसों बताया था, फर्मवेयर। Firmware is nothing but the program which are installed during the manufacturing and it cannot be erased during any instance of time। इसको कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता है, परमानेंटली यहाँ पर स्टोर हो गया, इसको हम कहेंगे फर्मवेयर।
sorry. The very first ROM were hardware devices that contained a pre-programmed set of data or instructions. These kind of ROM are known as masked ROM, which are inexpensive, मतलब ये थोड़ा सस्ता होता है। और मास्क्ड रोम का मतलब हो गया कि रोम दैट आर हार्डवेयर डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? दैट इज प्रोग्राम्ड एट वंस। हार्डवेयर का मतलब हो गया प्रोग्राम्ड एट वंस, जो एक ही बार प्रोग्राम्ड हो। नेक्स्ट स्टेप, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इट इज नॉट इरेजेबल। EEPROM, erasable and programmable read only memory. EEPROM can be erased by exploiting into the ultraviolet light for a duration of up to 40 सेकेंड। EEPROM रोम का एक टाइप है जो इरेज हो सकता है, बट कैसे इरेज होगा? अल्ट्रावायलेट लाइट से होगा। एक होता है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई इज अ प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है और इसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है, बट इसका भी लिमिटेशन होता है। देखिए, इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स, 10,000 बार ये क्या हो सकता है? इरेज हो सकता है और रीप्रोग्राम्ड हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इन ई प्रोम एनी लोकेशन कैन बी सेलेक्टिवली इरेज्ड और प्रोग्राम्ड। इसमें कोई एक सेलेक्टेड लोकेशन को भी क्या किया जा सकता है? इरेज किया जा सकता है और उसको प्रोग्राम किया जा सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रोम। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल मेमोरी से कहा जाता है और नॉन वोलेटाइल होता है, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है। जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करेंगे, जैसे अपने फाइल को, ठीक है, इमेज, किसी भी प्रकार के डेटा फाइल को हम स्टोर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी से स्लो होता है। These are used for storing data information permanently. CPU directly does not access these memories. CPU डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं करता है, प्राइमरी मेमोरी, इनफैक्ट रैम के हेल्प से ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स। द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी, अभी मैंने बताया, एंड देन द CPU कैन एक्सेस इट। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, CD, DVD, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पर एक मेमोरी आप देखेंगे, जैसे आजकल SSD यूज होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या हो गया? STD हो गया। SSD कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। SSD में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पार्ट का यूज किया गया है। SSD में इलेक्ट्रिकल पार्ट का यूज किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स। इसमें आर्म लगा होता है जो मूव करता है डेटा रीड करने के लिए, ये मैकेनिकल पार्ट है। बट SSD क्या कंसिस्ट करता है? इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, मतलब SSD में IC लगा होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है। SSD इज एक्सपेंसिव, हार्ड डिस्क ड्राइव इज इनएक्सपेंसिव। जैसे कम स्पेस का भी अगर आप SSD लेने जाएंगे तो वो कॉस्टली पड़ेगा। मतलब नॉर्मली अगर जैसे 128 GB, 256 GB लेने जाएंगे तो एक 1 TB हार्ड डिस्क के लगभग पड़ जाता है। SSD इज अवेलेबल इन कॉम्पैक्ट साइज एंड रिलेटिवली फास्ट। हार्ड डिस्क ड्राइव इज कंपेरेटिवली लार्जर एंड स्लोअर देन SSD। SSD फास्ट होता है, जैसे आपके सिस्टम में रैम कम हो, और हार्ड डिस्क ड्राइव उसकी तो कोई बात नहीं है। रैम अगर आपका प्रोसेसर भी क्या हो, जैसे लेटेस्ट नहीं हो, i7 i5 नहीं हो, i3 भी हो, और आप SSD यूज कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? स्टार्ट फास्ट हो जाता है, आपका सिस्टम क्या होता है? फास्ट हो जाता है। तो SSD कॉम्पैक्ट साइज में अवेलेबल है, छोटा सा होता है, इतना बड़ा, और इजीली इंसर्ट किया जा सकता है, आप खुद भी लगा सकते हैं अपने लैपटॉप सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एक GPU।
जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्या है इसको समझिए। पिक्चर्स एंड वीडियोस क्रिएटेड बाय कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कंप्यूटर ग्राफिक्स। जैसे जो भी डेटा होता है, मल्टीमीडिया डेटा आपके सिस्टम में, तो मल्टीमीडिया डेटा क्या है? इमेज, पिक्चर, वीडियोज आर द मल्टीमीडिया डेटा, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्राफिक्स कहेंगे। एंड वॉट एवर पिक्चर्स और इमेजेस वी व्यू ऑन आवर कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, दे यूजुअली गो थ्रू द ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, जो भी मल्टीमीडिया डेटा है, जैसे हम वीडियो देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ क्या है? उसको व्यू देखने के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जीपीयू ये भी एक डिवाइस है जो लगा होता है आपके सिस्टम में। तो मेमोरी के बारे में आप लोग समझ गए, कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी रैम रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और इसके टाइप्स की। सॉफ्टवेयर इट्स टाइप्स में देखिए, सॉफ्टवेयर क्या है? सबसे पहले आप जानेंगे प्रोग्राम्स। थोड़ा बेसिक है, लेकिन मैं उन सब लोगों को कोशिश कर रहा हूँ बताने का जो लोग अभी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं, और ये भी एक बहुत आपका बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए सबके बारे में सोच के चलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि बस केवल। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चंस में सब प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं और हमें सभी तरीके से पढ़ के जाना है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। प्रोग्राम के कलेक्शन को ही प्रोग्राम हम ऐसे कह सकते हैं, लॉजिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स। लॉजिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट लॉजिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स। ऐसा नहीं कि एक प्रोग्राम किसी और चीज से रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड है। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटेन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नॉर्मली अगर हम देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम ओरिएंटेड टास्क और सिस्टम से जुड़ा हुआ काम करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज a collection of program designed to operate, control, extend the processing capabilities of the computer itself। ये सारा कंप्यूटर के लिए बना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर serves as the interface between the hardware and the end user। हम लोग सिस्टम से इंटरेक्ट होते हैं कैसे? सिस्टम सॉफ्टवेयर से, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपसे एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लिया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या हुआ? मतलब जो डायरेक्टली यूजर के किसी टास्क को हैंडल नहीं करता है, वो सिस्टम के एफिशिएंसी को बढ़ाता है, सिस्टम के ऑपरेशंस उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर सम एडिशनल सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम के जो है यूज को कहीं ना कहीं एफिशिएंट बनाते हैं। और बहुत सारा ऐसा टास्क होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता जो हैंडल करे। जैसे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये टास्क नहीं करता है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे एंटीवायरस। तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। डिवाइस ड्राइवर्स, जैसे आप कोई डिवाइस यूज करते हैं, तो डिवाइस का ड्राइवर जो है इंस्टॉल होना चाहिए। तो डिवाइस का ड्राइवर एंड द फर्मवेयर, ये सब क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। फर्मवेयर के बारे में आप जानते हैं कि बेसिक प्रोग्राम्स जो किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए ज़रूरी है, और अगर वो प्रोग्राम्ड है तो ये सब फर्मवेयर हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, डिवाइस ड्राइवर्स हो, ये सब किसका एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक लिमिटेशन है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ह्यूज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स। अब इवन जो एप्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हर एक पर्पस को सोल्व करने के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर बनाया गया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पार्टिकुलर नीड ऑफ अ पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम,
जैसे माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड है, ठीक, फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग अ सिंपल टेक्स्ट। It may consist of a collection of programs, often called software packages, which work together to accomplish a task such as a spreadsheet package, MS Office। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है? पेरोल सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर है, रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, और वैसे बहुत सारे हैं। जैसे आजकल तो शेयर ट्रेडिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है, आपके जो कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिटरी कंपनी जिसे कहा जाता है, जो सॉफ्टवेयर और डीमेट अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीरोदा है, ग्रो है, एंजिल वन, ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। A utility or software utility is a computer system software intended to analyze, configure, monitor, or help maintain a computer. Usually, a utility software is smaller than the standard program. छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं and may be included with an operating system or installed separately. कई बार ये OS के अंदर इंक्लूड होते हैं, कई बार सेपरेटली इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एंटीवायरस, बैकअप के सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन यूटिलिटी जैसे फाइल कंप्रेस करने के लिए, क्रिप्टोग्राफी का सॉफ्टवेयर, डिस्क चेकर्स, नेटवर्क मॉनिटर्स, रजिस्ट्री क्लीनर्स, ये सब क्या है? ये सब है यूटिलिटी। तो आप क्लियर हो गया यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, बट ये यूजुअल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, एक बड़ा प्रोग्राम है, और ये एक बेसिक छोटे छोटे फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए ये सब प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं, यूटिलिटीज। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक है। देखिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज इज द नेम सजेस्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। Programs were only written in binary based machine level language in the first generation of computers. The computer understands this language only at its lowest level. 0 और 1 के फॉर्म में प्रोग्रामिंग करना, जो लोएस्ट लेवल है इसको हम कहेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज। एंड इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड इन मशीन लैंग्वेज हैज टू पार्ट्स। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कहते हैं, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जब लिखा जाएगा मशीन लैंग्वेज में तो इसका दो पार्ट होगा। एक पार्ट को कहा जाता है ऑप कोड, दूसरे को कहा जाता है ऑपरेंड। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था आपके बीपीएससी टीआरई 1 में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड इज द कमांड और द ऑपरेशन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट फंक्शन इज टू परफॉर्म। इंस्ट्रक्शन का जो पहला पार्ट है उसको हम कहेंगे ऑप कोड। ऑप कोड क्या है? ऑप कोड इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, और ऑपरेंड हो गया पैरामीटर, जी किस पे परफॉर्म करना है। द सेकेंड पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ऑपरेंड एंड इट टेल्स द कंप्यूटर वेयर टू फाइंड और स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शंस दैट आर टू बी मैनिपुलेटेड। ठीक है, तो ऑप कोड और ऑपरेंड आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लेवल लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। मशीन लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होता है। कंट्रोल में कौन कौन सा होगा? स्टोर, जंप इंस्ट्रक्शंस। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में रीड एंड राइट, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में हॉल्ट, स्टार्ट, एंड। तो 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर देयर इन मशीन लेवल लैंग्वेज। याद रखेंगे आप लोग, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, हॉल्ट, स्टार्ट एंड एंड। अब हम बात करेंगे मशीन लेवल के बाद सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेजेस। सिंबॉलिक भी कहा जाता है इसे, असेंबली लैंग्वेज को। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बर्डन, सिंबॉलिक लैंग्वेजेस कॉमनली नोन एज असेंबली लैंग्वेजेस वेयर डेवलप्ड इन 1950s फॉर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम किया जाता था। असेंबली लैंग्वेज परमिट्स द यूज ऑफ सिंबल्स और निमोनिक्स विच आर 2 और 3 लेटर एब्रिविएशंस।
अब जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम करना कितना डिफिकल्ट था, 0 और 1 के फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता था। लेकिन जब होता है ना नेक्स्ट जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन, तो इसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज इसने क्या परमिट अलाउ कर दिया कि इसमें जब प्रोग्राम हम करेंगे तो नॉर्मली लेटर एब्रिविएटेड फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे ऐड करना है तो ADD, निमोनिक्स जिसे कहा जाता है निमोनिक्स, निमोनिक्स का यूज किया जाता है असेंबली लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए। अब यहाँ पर जब हम प्रोग्रामिंग असेंबली लेवल लैंग्वेज में करना स्टार्ट करते हैं तो असेंबलर की जरूरत पड़ी, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 और 1 को समझ रहा है, मशीन लेवल लैंग्वेज को समझ रहा है, और प्रोग्राम किस में, असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। ट्रांसलेटर क्या हो गया, असेंबलर, जो असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट करे, निमोनिक्स को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो ये प्रोग्राम हो गया असेंबलर। द असेंबलर ट्रांसलेट्स द फंक्शन कोड इनटू इट्स मशीन कोड इक्विवेलेंट। इट assigns absolute address to any symbolic address or label names. It places each instruction in central memory. तो अब समझ गए इस चीज को। असेंबलर भी क्या है, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लेवल प्रोग्राम्स कॉल्ड निमोनिक्स, असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन जिसको निमोनिक्स कहा जाता है, उसे मशीन लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आया जो अब हम यूज करते हैं और थर्ड जनरेशन में ये आया हाई लेवल लैंग्वेज। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग असेंबली लैंग्वेज ब्रॉट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या था, निमोनिक्स को याद करना। आप जैसे चाहेंगे कुछ सर्टेन सिंटैक्स लर्न करके, वे ऑफ, मतलब एक तरीके से जैसे नॉर्मल लैंग्वेज होता है उसका एक ग्रामर का रूल होता है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है। तो ये सब सीख के आप अपने तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में निमोनिक्स याद करना एक चैलेंजिंग टास्क था। Unlike the assembly programs, high-level programs may be used on different types of machines with little modification. High-level language are easier to learn than symbolic language. अभी मैंने बताया, they require less time to write, are easier to maintain and provide better documentation. मतलब आप इजी वे से हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, etc। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के लिए अगेन क्या हुआ, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी, और इसके लिए ट्रांसलेटर के फॉर्म में कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होता है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है, और मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड को ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। और यहाँ पर जरूरत पड़ता है कि उसका कंपाइलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बेसिक डिफरेंस क्या है, कंपाइलर कन्वर्ट इंटायर प्रोग्राम, मतलब इंटायर सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एट अ टाइम, एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। बट इंटरप्रेटर कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड वन लाइन एट अ टाइम, लाइन बाय लाइन करता है, तो इंटरप्रेटर हो गया। कंपाइलर होल प्रोग्राम एट अ टाइम। तो यहाँ पर ये दो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब हम लोग सीधा आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, इतना सारा चीज़ आप में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट फिर भी कुछ नया चीज़ भी मिला होगा सीखने को, या रिवाइज हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक पहला क्वेश्चन आज के सेशन का जो MCQs में है वो है, पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स व्हाट। आप लोग भी आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। पोर्टेबल प्रोग्राम्स मीन्स व्हाट आपसे पूछा गया है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स ऑथर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम्स विद विल्स, नन ऑफ दी अबव। देखिए, जब भी कंप्यूटर साइंस में पोर्टेबल आ जाए तो पोर्टेबल का मतलब होता है इजी टू कैरी, इजी टू कैरी नॉर्मल मीनिंग में। बट यहाँ पर पोर्टेबल की बात आ जाए, इसका मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे इजीली रन कर जाए, तो उसको हम कहेंगे पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। जैसे आप इंस्टॉल करना है विंडो 7, विंडो 10, किसी में भी इंस्टॉल करो, रैम 4 GB चाहिए, 8 GB हो, किसी में भी चले, इसको पोर्टेबल कहेंगे। पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम को पोर्टेबल प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग बट।
इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू, सीपीयू में जो इंटरनल मेमोरी है वो क्या है? रजिस्टर, एएलयू, माइक्रो प्रोसेसर, बस। देखिए यहाँ पर एएलयू तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया जो सीपीयू का पार्ट हो गया। माइक्रो प्रोसेसर अगेन इसको हम क्या कहेंगे, इंटायर प्रोसेसर को हम माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर कहते हैं। बस हो गया वायर थ्रू विच डेटा ट्रेवल, जो इंटरनल कंपोनेंट जिसके थ्रू कनेक्ट होता है कॉमन वायर के थ्रू, उसको बस कहा जाता है। और रजिस्टर्स आर द हाई स्पीड मेमोरी used by the CPU for program execution. तो option 1 is right. Question number 3 है the data transfer in which data transfer is to be done quickly. डेटा ट्रांसफर इनमें से कौन सा टेक्निक है जिसमें क्विकली डेटा ट्रांसफर होता है? तो याद रखिएगा हमेशा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसका नाम ही है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, मतलब इसमें किसी बफर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्विकली जो है एक्सेसिबल होता है मेमोरी। तो डेटा ट्रांसफर टेक्निक में डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट अकर इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, इनडायरेक्ट। देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, जैसे रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, यही है मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, एएलयू क्या करता है, कमांड को भेजता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होगा तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ट्रांसफर करता है और फेच करता है। तो फेच डिकोड, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर से फेच किया जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये तीन चीज होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है, हमेशा याद रखेंगे इनडायरेक्ट इज यहाँ पर नहीं है, इनडायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स, द कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स, पहला ऑप्शन है वेदर अ डेटा इज रीड इनटू और रिटन आउट टू द मेमोरी, वेदर सीपीयू इज एक्सेसिंग मेमोरी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, वेदर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज रेडी टू ट्रांसफर डेटा, ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोल सिग्नल इंडिकेट्स मतलब कंट्रोल ऑल द फंक्शनलिटीज और ऑपरेशंस, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज यूजेस, असेंबली लैंग्वेज अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या यूज करता है, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, निमोनिक्स, निमोनिक्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, निमोनिक्स, ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा ट्रांसफर स्कीम विच प्रिवेंट्स द सीपीयू फ्रॉम डूइंग एनी अदर टास्क while it is waiting for the data transfer is, the data transfer scheme which prevents the CPU from doing any other task while it is waiting for data transfer is प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट कहा जाता है इसे, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में शुरू करूंगा बहुत जल्दी, वहां पर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। द टेक्निक, एक और चीज मैं बता दूं आपके एग्जाम में, बीपीएससी के लिए मैं बात करूं तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम टीआरई 1 टू हर एग्जाम्स में आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर से ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं। द टेक्निक दैट एक्सटेंड्स स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए, द टेक्निक दैट एक्सटेंड्स स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। इसी को कहा जाता है वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज। इसमें एट सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट जो है एज अ मेन मेमोरी वर्क करने लगता है। नेक्स्ट है fill in the blanks is the ability of a device to jump directly to the requested data। जंपिंग डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा, इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस, इसको क्या कहा जाता है, रैंडम एक्सेस, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे रजिस्टर से। रजिस्टर में आपको एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर
ये सारे जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, डेटा रजिस्टर, DR AR एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर DRAR AC IRPC TR, ये सब रजिस्टर है। डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। In a microprocessor, the address of the next instruction to be executed is stored in program counter. आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन 3। ये 7 जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर चिप thus enhances its speed is referred to as। माइक्रोप्रोसेसर का एक आर्किटेक्चर का, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टाइप है रिस्क और सिस्क। तो इसमें रिस्क होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जब भी बात आ जाए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The technology that stores only the essential instructions on a microprocessor chip and thus enhance its speed is referred to as reduced instruction set computer, ऑप्शन 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जहां भी कुछ चीज लगे कि आपको और भी जोड़ना है तो आप एक तो मैं PDF इसका दूंगा ही, रिवाइज करने के बाद उसके बारे में आप लोग खुद भी सर्च करके कुछ कुछ उसके बारे में पढ़ के अपना नोट्स बना सकते हैं। The term designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality। कंप्यूटर सिस्टम के साथ जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द CPU that access and decodes program instruction and coordinates the flow of data among various system components is what। अभी हमने बात किया रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और ALU। ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करता है, और बाकी ये टास्क जो है किसका है? कंट्रोल यूनिट का है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल की अगर हम बात करें तो ये कौन सा मेमोरी है? रैम तो वोलेटाइल मेमोरी है, रोम जो है ये होगा आपका स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। आंसर हो जाएगा रोम, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है? तो परम, परम ऑप्शन ए होगा। परम सीडैक कंपनी के द्वारा बनाया गया। सीडैक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, भारत सरकार का एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, परम कंप्यूटर बनाया गया इसके द्वारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर यूज्ड एट सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड टर्मिनल रेस्टोरेंट्स ETC इज कॉल्ड। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होता है, जैसे हम जाते हैं अपना पेमेंट वगैरह करते हैं, बिल वगैरह जनरेट होता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। नेक्स्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में इसे डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज फायरवॉल होता है। विंडोज में विंडोज फायरवॉल होता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कंप्यूटर का काम क्या है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks is a type of high speed memory that a processor can access more rapidly than RAM। इसका आंसर बताइए आप लोग। आज ही हम लोग पढ़े हैं टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी दैट अ प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर रैपिडली देन रैम, कैश मेमोरी होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। इसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहा जाता है, PCM।
ठीक है, देखिए यहाँ पे द मोस्ट कॉमन टेक्निक टू चेंज एन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल डेटा इज कॉल्ड पल्स कोड मॉड्यूलेशन। जैसे मोडेम में भी आप क्या पढ़ते हैं कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर डिजिटल से एनालॉग। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन वहाँ पे होता है। तो यहाँ पर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम, a technique used by codes to convert an analog signal into the digital bit stream। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज कंप्यूटर्स बायोस स्टोर्ड? कंप्यूटर का बायोस कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? देखिए नॉर्मली हमने बताया आपको कि बायोस जो स्टोर होता है रोम में स्टोर होता है प्राइमरी, तो यहाँ पर रोम नहीं दिया है, ई प्रोम दिया हुआ है, एस रैम दिया हुआ है। मॉडर्न कंप्यूटर्स में बायोस को स्टोर किया जा रहा है, वो फ्लैश में स्टोर किया जा रहा है, फ्लैश मेमोरी में। BIOS basic input output system software is stored on a non volatile ROM chip on the motherboard। non volatile ही होता है ROM। In modern computer system the BIOS contents are stored on a flash memory chip so that the content can be rewritten without removing the chip from the motherboard। इसको रीराइट किया जा सकता है बिना मदरबोर्ड से रिमूव किए भी, इसलिए इसका यूज किया जा रहा है फ्लैश मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज ए सिस्टम बस डू? अलाउ द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस, कनेक्ट्स वेरियस कंपोनेंट्स विद इन द कंप्यूटर, स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। सिस्टम बस का मतलब हुआ बस इज नथिंग बट कॉमन वायर थ्रू विच डेटा ट्रेवल, या कॉमन वायर टू कनेक्ट द कंपोनेंट्स। तो सिस्टम बस क्या करता है? इट कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स विद इन द कंप्यूटर। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे सिस्टम बस इज अ सिंगल कंप्यूटर बस दैट कनेक्ट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंबाइनिंग द फंक्शंस ऑफ डेटा बस टू कैरी इंफॉर्मेशन। डेटा बस क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। एंड एड्रेस बस टू डिटरमाइन वेयर इट शुड बी सेंट। एड्रेस बस, डेटा बस और सिस्टम बस याद रखना है आपको। एंड कंट्रोल बस टू डिटरमाइन इट्स ऑपरेशन। ये सारा चीज मैं आपको कराऊंगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। इंफॉर्मेशन, डेटा ट्रेवल करता है मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच में, किसके थ्रू? तो बसेस के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ बसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ वे दैट अ कंप्यूटर वायरस कैन इंटर अ कंप्यूटर सिस्टम? ऑप्शन ए है ओपनिंग एन एप्लीकेशन प्रीवियसली इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, borrowed an illegal copy of software, viewing a website without causing any additional transactions, running antivirus program, none of these। यहाँ पूछा गया है कि which one of the following would be considered as the way that a computer virus can enter। तो इंटर कैसे कर सकता है? अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर फाइल जो किसी भी वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल रहता है, आप अगर उसको डाउनलोड करते हैं तो मे बी, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही उसमें वायरस है, मे बी देयर इज अ चांस कि वहां पर उसमें वो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्मफुल हो और उसमें वायरस हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप सभी लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं सेशन को, स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में ज़रूर डालते रहिए ताकि और से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाएँ। आप लोग को पता ही है कि कितनी मेहनत आप लोग के लिए की जा रही है, और कि मेरा ये प्रयास है कि आप लोग की तैयारी में हमारा भी सहयोग हो, और इसलिए मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ। जो भी गाइडलाइंस हैं, पर्सनली जितना भी मैसेज मेरे पास आता है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह मैं कोशिश करता हूँ आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच। तो जो भी मैंने रिसोर्सेज बताएं स्टडी मटेरियल, आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए, डेली सेशंस को देखते रहिए। और दूसरी बात की जहाँ तक बहुत सारी अफवाहें उड़ रही कि आने वाले दिन में वैकेंसी नहीं आएगी, तो वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि आज भी अगर देखेंगे तो फ्रंट पेज में न्यूज़पेपर्स में था कि सरकार की जो अपनी प्रतिबद्धता है, और ख़ासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि रोज़गार और अपनी जॉब, सरकारी नौकरी भी जो 10 लाख का टारगेट था वो 12 लाख कर दिया गया है। तो जिसमें आने वाले दिनों में आगामी में शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है बड़ी संख्या में रहने वाली है और रहेगी।
तो इसलिए आप लोग जो है इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी तैयारी रखें, क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है समय बहुत कम मिलेगा, और जब समय कम मिलेगा तो आप फिर उस समय तैयारी अगर नहीं किए हैं तो पछतावा होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में ये तो बात तय है कि धीरे-धीरे सीटें जो है ज़रूर थोड़ी कम होती जाएँगी, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसलिए कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर तैयारी आप कर रहे हैं, डेली आप 4 से 5 घंटा समय दे रहे हैं, तो जैसे 1 घंटे का तो लगभग सेशन ही होता है, फिर इसका रिवीजन पीडीएफ वगैरह करना, फिर अपने स्टडी मटेरियल से आप एक-एक एरिया को कवर करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सब में समय 4 से 5 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा तैयारी में, और आपको तभी आप अपॉर्चुनिटी को कैच कर पाएँगे। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करिए, जितना लोग देखिए सब लोग एटलीस्ट लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे और भी जो स्टूडेंट्स जो कुंभ के मेले जैसा बिछड़े हुए हैं वो सब जुड़ पाएँगे हमसे। बस नहीं तो उनको पता है बस वीडियोज़ ही पुराने देखते रहेंगे, और यहाँ पे मैं बहुत सारा चीज़ नया क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और दूसरा चीज़ आप देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो भी होगा आते रहेगा, शिक्षा विभाग या आपके सरकार क्या कर रही है, वैकेंसी, वो सब चीज़ मैं इस चैनल पे बताते रहूँगा। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरीली। बहुत सारे लोग अलग-अलग थंबनेल बना करके वीडियो बना के डालते रहते हैं ताकि उनके व्यूज़ बढ़े। आप क्लिक करते रहिए, दिन भर भ्रमित होते रहिए, उसमें समय वेस्ट होता है। सीधा फ़ोकस करिए, यहाँ पर टू द पॉइंट कंटेंट ही पे ही बात होती है, आपकी तैयारी पे बात होती है, स्ट्रैटेजी पे बात होती है। वैकेंसी आएगा तो छिपेगा नहीं, वो सब चीज़ पता चल जाएगा, बस अपनी तैयारी जारी रखिए। कुछ सवाल आ रहा है कि 40 मार्क्स का कैसे हम लोग करें? देखिए 40 मार्क्स में आपका जनरल नॉलेज और मैथ्स ये सब प्रैक्टिस सेट रहेगा। कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट हो जिसमें ये कंबाइन दिया हुआ रहे, खासकर जो एसएससी सीजीएल वगैरह का प्रैक्टिस सेट होता है 20-25 सेट, अगर आप लगा लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कुछ क्वेश्चन करंट का हो सकता है, कुछ साइंस का, और आपके जनरल नॉलेज में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और बाकी मैथ्स का क्वेश्चन रहता है। तो ये कॉमन जो पेपर होता है सब कंपटीशन में होता है। तो उसमें एसएससी सीजीएल के लेवल का अगर कोई प्रीलिम्स का, सीजीएल का जो प्री होता है उसका अगर कोई प्रैक्टिस सेट मिल जाए 20-25 क्वेश्चन का, 20-25 सेट का, जो प्रैक्टिस सेट उसको आप बना लेंगे तो आपका कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको रिकॉल हो जाएगा और आप उसको तैयार कर लेंगे। साथ में आप मैथ्स के, और बीपीएससी कंबाइंड कंपटीशन का जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी जो पेपर होता है उसमें कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं। तो वैसे भी क्वेश्चन से भी आप कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप ये एसएससी लेवल का, कोई सीजीएल लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का कोई प्रैक्टिस सेट लीजिए जिसमें कंबाइन, उसमें लेकिन रीजनिंग छोड़ दीजिएगा, रीजनिंग आप लोग मत बनाइएगा। जीके वाला पार्ट और आपका मैथ का क्वेश्चन जो होता है ना एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगा। बाकी 80 क्वेश्चन ये रहेगा। लैंग्वेज के लिए आप लोग को बिल्कुल ही नहीं सोचना है, क्वालिफाइंग नेचर का है लैंग्वेज, बस थोड़ा सा आप लोग अ, ऐसे ही कर दीजिएगा, उसके लिए सोचना ही नहीं है। आपको तैयार करना है 40 मार्क्स प्लस 80 मार्क्स। 80 मार्क्स को तो ऐसे कर लेना है जैसे कि आपका मेन जो है यही है, और उसके बाद 40 मार्क्स में भी एफर्ट लगाने हैं। और जब मैं कराऊंगा तो हो सकता है कि कुछ आपके करंट अफेयर्स के भी इम्पोर्टेंट कंपाइलेशन जो है, जैसे पिछले 6 महीने के मैगज़ीन्स वगैरह भी आते हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं कोशिश करूँगा कि करवा दूँ। क्योंकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि करंट के भी क्लासेस पहले जहाँ जिस पे था मैं चैनल वगैरह, वो सब पे मैं कराया करता था, और उसमें भी मेरा अनुभव है, करंट अफेयर्स वगैरह भी, और मेरी उसमें अच्छी जो है समझ है। और क्योंकि इस डिपार्टमेंट्स की नॉलेज, गवर्नमेंट की नॉलेज, ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कराया करता था। आप लोग देखे भी होंगे बहुत लोग ये सब कराते हुए भी। तो जीके वगैरह और करंट का भी अच्छे लेवल का अच्छे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कराया जाए। जैसे-जैसे समय मिलेगा, मैंने शुरू कर दिया है तो आप लोग की उम्मीद से बेहतर ही सब चीज़ मिलते रहेगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए चैनल को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँगे, ताकि हम जो है अपना एफर्ट लगाने के लिए उत्सुक रहेंगे और लगाते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद। आज यहीं पे सेशन को विराम देते हैं।